बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो है वो वीक नंबर 12 चल रहा है और आज का टॉपिक जो है द डिज़ाइन ऑफ द टैक्स सिस्टम। सो बेसिकली हम इसमें टैक्स सिस्टम का जो है वो डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, लाइक कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज होते हैं और वो किस तरह से कलेक्ट होते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो है वो यूनाइटेड स्टेट का टैक्स सिस्टम जो है वो डिस्कस करेंगे। बेन फ्रैंकलिन कहते हैं, इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज़ सर्टन बट डेथ एंड टैक्सेस। डेथ एंड टैक्सेस जो हैं, डेथ के साथ साथ टैक्सेस को भी सर्टन समझा जाता है अकॉर्डिंग टू बेन फ्रैंकलिन। टैक्स पेड इन बेन फ्रैंकलिन टाइम accounted for 5% of the average American's income। 1789 में अगर देखें तो अमेरिका में जो टैक्स पे किया जाता था वो 5% था अमेरिकन इनकम्स के। अगर करंटली देखें तो इस टाइम पीरियड में जो है वो अराउंड 1/3 जो पार्ट है अमेरिकन इनकम का वो एज अ टैक्स जो है वो पे किया जा रहा है। और टू द टैक्सेस अकाउंट फॉर अप टू अ थर्ड ऑफ द एवरेज अमेरिकन इनकम। थर्ड लेवल जो है उनके इनकम्स का वो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में एज अ टैक्स जो है वो जा रहा है। ये हमारे पास फिगर है। इसमें वाई एक्सिस पे हमने जो है रेवेन्यू एंड परसेंट ऑफ जीडीपी शेयर की हुई है और एक्स एक्सिस पे हमने जो है इसको टाइम पीरियड शो किया हुआ है। ये जो लाइट कलर है ये फेडरल के टैक्सेस शो कर रहा है एंड ये जो डार्क ब्लू कलर है ये स्टेट एंड लोकल टैक्सेस को शो कर रहा है एंड ये जो ब्लू लाइन है ये गवर्नमेंट के जो टोटल टैक्सेस हैं लाइक टिल एंड तक जो है ये उनको शो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट, द यूएस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट्स अबाउट 2/3 ऑफ द टैक्स इन द इकानमी। अराउंड 2/3 जो पोर्शन है टैक्सेस का इन द इकानमी वो गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है यूएस की। द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द फेडरल गवर्नमेंट इज़ द इंडिविजुअल इनकम टैक्स। इनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग है उसका मेजर जो पोर्शन है दैट इज़ इंडिविजुअल इनकम टैक्स। इंडिविजुअल इनकम टैक्स में बेसिकली द मार्जिनल टैक्स रेट इज़ द टैक्स रेट अप्लाइड टू ईच एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम। मार्जिनल टैक्स रेट बेसिकली होता है, मार्जिनल हम कहते हैं चेंज, जो नेक्स्ट यूनिट जो है वो अवेल करने के लिए या यूज़ करने के लिए वेरी फर्स्ट यूनिट और नेक्स्ट यूनिट के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ चेंज। द मार्जिनल टैक्स रेट इज़ द टैक्स रेट, वो टैक्स रेट होता है विच इज़ अप्लाइड टू ईच एडिशनल डॉलर, जो कि अप्लाई होता है ईच एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम पे। हाई इनकम फैमिलीज़ पे अ लार्जर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम इन टैक्सेस। जो हायर लाइक फैमिलीज़ होती हैं, हायर इनकम फैमिलीज़ जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं वो मोर इनकम टैक्स पे करती हैं एज़ कम्पेयर टू आ लेस इनकम फैमिलीज़ जिनकी इनकम कम होती है या फाइनेंशियली वीक होते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर बात किया मार्जिनल टैक्स रेट में कि आपकी जैसे जैसे जो इनकम है इन द टर्म ऑफ डॉलर वो इंक्रीज़ होती जाएगी तो टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। The federal government and taxes. Payroll taxes tax on the wages that a firm pays its workers. Payroll taxes जो होते हैं बेसिकली वो जो है टैक्सेस वेजेस के ऊपर होते हैं एम्प्लॉयज़ के। दैट अ फर्म पे इट्स वर्कर। वो हर फर्म जो है या हर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने वर्कर्स के टैक्सेस पे करती है, दैट इज़ पेरोल टैक्सेस। सोशल इंश्योरेंस टैक्सेस बेसिकली होते हैं टैक्स ऑन वेजेस दैट आर अर्न मार्क टू पे फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर। ये प्रॉपर पर्पज़ के लिए जो है सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर के लिए जो है ये पे किए जाते हैं, दैट्स व्हाई हम इन्हें सोशल इंश्योरेंस टैक्सेस कहते हैं। एक्साइज टैक्सेस ऑन स्पेसिफिक गुड्स लाइक गैसोलाइन, सिगरेट एंड द अल्कोहल बेवरेजेस एट्सेट्रा। दीज ऑल आर एक्साइज टैक्सेस। इसमें हम देखते हैं रिसीट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें इंडिविजुअल इनकम टैक्स जो है वो 50% है, सोशल इंश्योरेंस टैक्स जो है 35% है एंड कॉर्पोरेट टैक्स 8% है और अदर जिसमें बहुत सारे और छोटे छोटे टैक्सेस आते हैं, ड्यूटीज़ आती हैं, दैट ऑल आर 8%। ओके, द फेडरल गवर्नमेंट बेसिकली स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट की, उसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्लूड्स ट्रांसफर पेमेंट्स एंड द परचेज ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट आर गवर्नमेंट पेमेंट नॉट मेड इन एक्सचेंज फॉर गुड्स और सर्विसेज। ट्रांसफर पेमेंट आर द लार्जेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, ट्रांसफर पेमेंट बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स में आती हैं और इसमें जो होता है ये पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होते हैं। जैसे पब्लिक गुड्स बेसिकली जो कि
हम स्ट्रीट लाइट्स हम कहते हैं, रोड्स कहते हैं, पार्क्स कहते हैं, उसके अलावा जो कि इन्वायरमेंट अथॉरिटी के लिए पेमेंट्स होती हैं, उसके अलावा जो है लोगों को लाइक स्ट्रीट जो बनाई जाती हैं इवन के जो स्ट्रीट्स में डस्टबिन वगैरह रखी जाती हैं और वो जो कचरा उठाने के लिए पूरा एक सेटअप होता है, उसके लिए जैसे हम कहते हैं TMA जिसको बोलते हैं, तहसील म्यूनसिपल अथॉरिटी, और इवन के इस्लामाबाद की बात करें दैट इज़ अ CDA। ये डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट जो है अपनी आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए करती है। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, मेडिकल केयर में, इवन के एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। ये सारी चीज़ें जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, दैट ऑल आर पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज। और ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कहाँ से रन करती है और मेंटेन करती है? टैक्सेस से। सो ट्रांसफ़र पेमेंट बेसिकली जो होती हैं वो सारे जो उसमें जो आ रहे होते हैं एक्सपेंसेस वगैरह एक्सेट्रा आ रहे होते हैं, वो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज पे लग रहे होते हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट स्पेंडिंग में एक्सपेंस कैटेगरी है, सोशल सिक्योरिटी है, नेशनल डिफेंस है, इनकम सिक्योरिटी है, नेट इंटरेस्ट है, मेडिकेयर है, हेल्थ है, अदर में वो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, जिसमें आप रोड्स की बात करते हैं, स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, इवन के पानी वगैरह जो है वो घरों में जो पंप वगैरह गवर्नमेंट लगा के जाती है, वो सारी चीज़ें जो है आपको गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। बट उसके लिए जो गवर्नमेंट जितने अखराजात करती है वो कहाँ से करती है? जो कि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है, वहाँ The federal government budget surplus and budget deficit. Budget surplus is an excess of the government receipts over the government spending. So budget surplus उस टाइम पे तब होता है जबकि आपकी जो गवर्नमेंट रिसीट्स होती हैं वो ओवर होती हैं या ज़्यादा होती हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। लाइक गवर्नमेंट जो है उसके रेवेन्यू ज़्यादा होते हैं, उसकी अर्निंग ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसके एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग। तो उस टाइम पे आपका जो बजट होता है दैट इज़ इन सरप्लस। बजट डेफिसिट में उस टाइम होता है, बजट डेफिसिट इज़ एन एक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ओवर गवर्नमेंट रिसीट। जब गवर्नमेंट जो है वो अखराजात उसके ज़्यादा होते हैं लेकिन गवर्नमेंट की अर्निंग कम होती है, तो वो बजट आपका डेफिसिट होता है, जिसके आपने मोस्टली न्यूज़ चैनल्स में वगैरह में सुना होगा हसारे का बजट। तो वो बेसिकली वो जो हसारे का बजट होता है उसको डेफिसिट बोलते हैं। ओके जी, मैंडेटरी स्पेंडिंग ब्रेकडाउन में 2019 का है और इसमें सोशल सिक्योरिटी पे आप देख रहे हैं इस टाइम 38% है। ये ऑफकोर्स USA का जो बजट है और उसी का बेसिकली हम USA के बजट और उनकी अर्निंग उनको डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स वाई। मेडिकेयर में इनका आ रहा है 23%, इनकम सिक्योरिटी में आ रहा है 16%, मेडिकल एड में 15% आ रहा है, उसके बाद वेंटर्स बेनिफिट में आ रहा है और अदर में ये आप देख सकते हैं छोटा छोटा एक पोर्शन है, इसमें 4% आ रहा है। सो ये टोटल बजट जो था 2019 का USA का, ये इस तरह से जो है जो उनके रेवेन्यूज़ थे वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए। द फेडरल गवर्नमेंट financial condition of the federal budget, a budget deficit occurs when there is an excess of government spending over government receipts. So deficit उस टाइम पे होता है जब आपकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या अखराजात ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट रिसीव लाइक रेवेन्यूज। सो गवर्नमेंट फाइनेंस द डेफिसिट बाय बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक। सो आपका जब बजट डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट कैसे उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है जिनके लिए वो पूरा बजट बना के बैठी होती है कि कैसे कैसे अखराजात करने हैं। सो गवर्नमेंट क्या करती है? लाइक बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक, वो पब्लिक से बारो करती है या ऑफ कोर्स लोन वगैरह एटसेट्रा भी होते हैं। अब बजट सरप्लस अगर व्हेन गवर्नमेंट रिसीट आर ग्रेटर देन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ होते हैं वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उस टाइम पे आपका बजट सरप्लस होता है। सो अब बजट सरप्लस में वी आर यूज टू रिड्यूस द गवर्नमेंट आउटस्टैंडिंग डेट्स। सो जब आपके पास बजट सरप्लस में बच जाता है, लाइक गवर्नमेंट के पास पैसा बच जाता है, रेवेन्यूज़ बच जाते हैं, तो गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज़ कहाँ पे करती है कि अपने जो पब्लिक डेट्स उन्होंने लिए होते हैं या आपकी जो नेशंस के डेट्स होते हैं, पब्लिक डेट्स क्या होते हैं जो कि आप दूसरे ममालिक से कर्ज़े वगैरह लेते हैं, सो उसको क्या है उन कर्ज़े को उतारने में गवर्नमेंट वो अपना बजट जो है वो यूटिलाइज़ करती है। स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स कलेक्ट अबाउट 40% ऑफ टैक्स पेड। जो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट है वो 40% जो टैक्स पेड है वो स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। ओके जी, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट की रिसीट्स में आता है सेल टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स आता है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स आता है, फेडरल गवर्नमेंट एंड अदर्स। अब रिसीट मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिसीट बेसिकली होती है पॉजिटिव बैलेंस जो होता है, जो कि आपके रेवेन्यूज़ होते हैं। सो इन टैक्सेस से गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और स्टेट एंड लोकल जो स्पेंडिंग है उसमें एजुकेशन है, पब्लिक वेलफेयर है, हाईवेज़ हैं एंड सम अदर। सो ये वो हैं जिन पे गवर्नमेंट जो है वो जो पहले गवर्नमेंट ने बजट कलेक्ट किया डिफरेंट टैक्सेस के थ्रू, अब स्पेंडिंग जो है वो इन चीज़ों पे होती है, आपकी एजुकेशन सेक्टर पे, पब्लिक वेलफेयर पे, हाईवे पे एंड अदर्स।
और ये बेसिकली पूरी रिपोर्ट है जी 2019 की फेडरल गवर्नमेंट करंट रिसीट एंड द एक्सपेंडिचर है। उसमें कम्प्लीटली ये बताया जा रहा है कि किस फेज़ में कितना जो है बजट किस चीज़ पे लगाया गया और कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया गया। सो ये करंट रिसीट और करंट एक्सपेंडिचर ये दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्स एंड एफिशिएंसी। पॉलिसी मेकर्स हैव टू ऑब्जेक्टिव इन डिज़ाइनिंग अ टैक्स सिस्टम। जब पॉलिसी मेकर टैक्स सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, आपका बजट बनने से पहले हमेशा से लास्ट ईयर के जो बजट होता है उसकी लेसन लर्न कलेक्ट किए जाते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, अब आगे फर्दर हमें क्या करना है। सो उसके उन चीज़ों को देखते हुए नई पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, देन नेक्स्ट ईयर का बजट डिज़ाइन किया जाता है। सो उसमें मेजर टू चीज़ों पे जो है, टू थिंग्स पे हम लोग फोकस करते हैं। उसमें एक एफिशिएंसी है एंड सेकेंडली इक्विटी। ओके जी, टैक्स एंड द एफिशिएंसी क्या है? वन टैक्स सिस्टम इज़ मोर एफिशिएंट देन अदर if it raises the same amount of the revenue at a smaller cost to taxpayer. An efficient tax system is one that imposes small deadweight loss and a small administrative burden. So efficient tax system ऐसा होता है हम कि लाइक हम जो सेम रेवेन्यू है वो भी कलेक्ट कर लें, बट उससे क्या हो कि डेडवेट लॉस कम हो और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम हो। अब ये किस तरह से हो सकता है? लाइक जितना हम टैक्स तो लगा रहे हैं, हमें अपने टारगेटेड रेवेन्यू भी कलेक्ट करने हैं, लेकिन हमें उससे क्या करना है, दो चीज़ों पे फोकस रखना है कि एक तो डेडवेट लॉस कम हो और ये ज़्यादा ना हो, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ना हो आवाम पे। तो ये दोनों चीज़ें सूरत में हो सकती हैं कि हम जब टैक्स लगाएं तो इस चीज़ को देखें कि हमें किस तबके पे टैक्स लगाना है, कौन सा तबका टैक्स दे सकता है, कौन अफोर्ड कर सकते हैं और किस पे कितनी रेशो से लगाना है। और हमें ये देखना है कि हमें डायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगाना है या इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लगाना है। ये चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। ओके जी, टैक्स एंड एफिशिएंसी अगर हम देखें द कॉस्ट ऑफ द टैक्स टू टैक्स पेयर, इसमें द टैक्स पेमेंट इटसेल्फ, जो कि टैक्स पेमेंट जो बेसिकली जो टैक्स पेयर कॉस्ट पे कर रहा होता है इन द टर्म ऑफ टैक्स, उसमें टैक्स पेमेंट होती है इटसेल्फ, सेकेंडली डेडवेट लॉस ऐड हो जाता है, और थर्डली एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। सो हमने पीछे एफिशिएंसी में यही बात की थी कि ये डेडवेट लॉस और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है ये नहीं होना चाहिए, ओनली टैक्स होना चाहिए। इस तरह से टैक्स पॉलिसी डिज़ाइन की जाए। डेडवेट लॉस है क्या? बेसिकली बिकॉज टैक्स distort incentive, they entail deadweight loss. The deadweight loss of a tax is the reduction of the economic well-being of taxpayer in excess of the amount of revenue raised by the government. So इसमें क्या होता है कि economic well-being जो है किसी भी पर्सन की या टैक्स पेयर की बेसिकली वो रिड्यूस हो जाती है जब आप एक्सेसिव अमाउंट में किसी पर टैक्स लगाते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू इंक्रीज़ करने के लिए। अब ये नहीं है कि किसी की 50,000 सैलरी और किसी की 1 लाख है तो हम सेम रेशो पे लगा दें। अगर आप सेम रेशो पे टैक्स दोनों पे लगाएंगे तो क्या होगा, जो 50,000 वाला है उसका डेडवेट लॉस ऑफकोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक वेलबींग जो है वो हर्ट हो रही है, उसके अपने जो बेसिक नीड्स हैं या वो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं हो रही। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप जो जिसकी 1 लाख सैलरी है और जिसकी 50,000 सैलरी है, आप उनको एक लेवल पे आके उन जो है वो टैक्स एक सेम रेशो से लगाएं उन पे। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्या होते हैं? कंप्लाइंग विद टैक्स लॉ क्रिएट एडिशनल डेडवेट लॉस, so taxpayer lose additional time and money documenting, computing and avoiding tax over and above the actual tax they pay. So the administrative burden of any tax system is part of the efficiency it creates. अगर आप एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे, एफिशिएंटली टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे, पॉलिसीज़ अच्छी नहीं बनाएंगे, तो वो टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन जो है वो क्रिएट करेगा। अब उसके लिए वो कैसे, कि हमने कहा कि इसमें एडिशनल टाइम वेस्ट होता है एंड मनी होती है डॉक्यूमेंट करने में, ये कंप्यूट करने में, एंड अवॉइडिंग टैक्स ओवर अबव द एक्चुअल पे। लाइक लेट्स सपोज आप कहते हैं, जैसे आप लोग कभी शॉपिंग करने जाएँ तो आप ये देख रहे होते हैं कि पेमेंट किस तरह से जो टैग प्राइस टैग होते हैं उस पर लिखा होता है 2099.99 लाइक 999। अगर आपने टैक्स पॉलिसी रिवाइज की है तो अब क्या होगा इस टाइम पे कि आगे जिन चीज़ों की प्राइजेस थी इस तरह से, तो वो टैक्स के लेवल में आ रहा है। लेट्स सपोज 3000 किसी चीज़ की, किसी ड्रेस की प्राइस थी, अब वो टैक्स की कैटेगरी में आ रहा है। तो वो ये है कि वो लोग ये तो नहीं चाह रहे कि अपनी प्राइजेस रिड्यूस करें, लेकिन वो क्या है कि उनको रिवाइज करना पड़ेगी अपनी प्राइस। तो वो क्या करेंगे, 2999 पे लेके आएंगे, तो अपने प्राइस टैग वो चेंज करेंगे। तो वो जो इस तरह से उसको चेंज करने में या उसको डॉक्यूमेंट करने में या टैक्स अवॉइड करने में जो टाइम वेस्ट होता है या जो मनी वेस्ट होती है, दैट इज़ अ एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। सो उसको भी अवॉइड करना है। मार्जिनल टैक्स रेट वर्सेस द एवरेज टैक्स रेट। द एवरेज टैक्स रेट इज़ अ टोटल टैक्स पेड डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम। सो जितने भी टैक्स पेड हैं टोटल,
वो और उनके डिवाइड कर दी जाती है उनकी टोटल इनकम पे, तो इससे हमें एवरेज टैक्स रेट मिल जाता है। जबकि मार्जिनल है इज़ द एक्स्ट्रा टैक्स पेड ऑन एन एडिशनल डॉलर ऑफ इनकम। तो आप ये उसमें मार्जिनल टैक्स रेट में आप ये देख रहे होते हैं कि जो एडिशनल डॉलर जो हैं किसी पर्सन के की इनकम इंक्रीज़ हो रही है या इस तरह से, तो उस पर वो कितना टैक्स पे कर रहे हैं। सो वो जो रेट टैक्स रेट होगा दैट विल बी अ मार्जिनल टैक्स रेट। अब हम देखेंगे लमसम टैक्सेस। अ लमसम टैक्स इज अ टैक्स दैट इज द सेम अमाउंट फॉर एवरी पर्सन रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग और एनी एक्शन दैट द पर्सन माइट टेक। अब लमसम टैक्सेस में हम नहीं देखते किसकी सैलरी कितनी है, किसकी अर्निंग कितनी है और कहाँ से इनकी अर्निंग्स आ रही हैं, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, हम सेम अमाउंट से जो है वो सारी नेशन पे अगर टैक्स लगा देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड लमसम टैक्स। और ये उस टाइम पे होता है, ये इनडायरेक्ट की टैक्स में इसकी सूरत में होता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे आपको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेट्स सपोज एक मैच बॉक्स है, कोई अमीर खरीदे गरीब खरीदे सबको सेम देना पड़ता है। आप देखें मिल्क पैक है, वो भी कोई भी खरीदे, अब एक वो पर्सन खरीद रहा है जो कि डेली वेजेस पे काम करता है और एक वो पर्सन खरीद रहा है जिसकी 2 या 3 लाख सैलरी है, तो वो दोनों को जो है वो सेम अमाउंट में टैक्स देना पड़ेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड लमसम टैक्स। टैक्स एंड इक्विटी, हाउ शुड द बर्डन ऑफ टैक्स बी डिवाइडेड अमंग द पॉपुलेशन। सो हमने इक्विटी और टैक्स में ये देखते हैं कि ये जो टैक्स बर्डन है वो कैसे डिवाइड किया जाए अमंग द पॉपुलेशन एंड हाउ डू वी इवेल्युएट वेदर अ टैक्स सिस्टम इज़ फेयर। एंड सेकेंडली हमने ये इवेल्युएट करना है कि हमारा टैक्स सिस्टम जो है वो फेयर है या नहीं है। दैट इज़ अ टैक्स एंड इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इसमें बेनिफिट प्रिंसिपल है और सेकेंड एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है। अब ये प्रिंसिपल क्या है हम आगे फर्दर देखते हैं। ओके जी, बेनिफिट प्रिंसिपल में है बेसिकली द बेनिफिट प्रिंसिपल इज द आइडिया दैट पीपल शुड पे टैक्स इज बेस्ड ऑन द बेनिफिट दे रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। सो बेनिफिट में वो लोग जो टैक्स पे कर रहे होते हैं वो इस बेस पे कर रहे होते हैं कि वो गवर्नमेंट से कितने बेनिफिट ले रहे हैं, उनको जितना फ़ायदा हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स पे करेंगे। सो एन एग्जांपल इज़ गैसोलाइन टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम अ गैसोलाइन टैक्स दैट इज़ अ फ्यूल टैक्स आर यूज टू अ फाइनेंस और हाईवे सिस्टम। सो ये टैक्स जो है वो फ्यूल टैक्स जो है ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है कि ये हाईवे सिस्टम को फाइनेंस करने के लिए होता है। सो अ फ्यूल टैक्स दैट इज़ अ पेट्रोल गैसोलाइन और गैस टैक्स और एज अ फ्यूल ड्यूटी इज़ एन एक्साइज टैक्स इम्पोज्ड ऑन द सेल ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल की सेल पे लगाया जाता है। सो इन मोस्ट कंट्री द फ्यूल टैक्स इज इम्पोर्ट ऑन फ्यूल विच आर इंटेंडेड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन। सो पीपल हु ड्राइव द मोस्ट आल्सो पे द मोस्ट टुवर्ड मेंटेनिंग रोड। सो जो लोग ज़्यादा ड्राइव करते हैं या ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं ऑफकोर्स वो ज़्यादा फ्यूल डलवाएंगे और वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे और ऑफकोर्स उनका हक ज़्यादा बनता है कि जो रोड मेंटेनिंग है उनमें उनका पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए। Ability to pay principle. The ability to pay principle is the idea that tax should be levied on a person according to how well the person can shoulder the burden. कि एक इंसान जो है उसके कंधे कितना बोझ उठा सकते हैं टैक्स का। सो ये इस तरह से लगाया जाता है कि किसी की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है किसी पर्सन की वो कितनी है और जितना वो पे कर सकता है उसके अकॉर्डिंगली उस पर टैक्स लगाया जाए। सो द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल लीड्स टू कोरिलेशन ऑफ द इक्विटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वर्टिकल इक्विटी एंड सेकेंड इज द हॉरिजेंटल इक्विटी। अब ये वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजेंटल इक्विटी क्या है ये हम आगे देखते हैं। वर्टिकल इक्विटी इज द आइडिया दैट टैक्स पेयर विद अ ग्रेटर एबिलिटी टू पे टैक्स शुड पे लार्जर अमाउंट। तो जो पर्सन जो है वो ग्रेटर एबिलिटी रखते हैं टैक्स पे करने की वो ज़्यादा अमाउंट में टैक्स पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीपल विद हायर इनकम शुड पे मोर देन पीपल विद लोअर इनकम। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा होगी वो टैक्स ज़्यादा पे करेंगे और जिन लोगों की इनकम जो है वो कम होगी वो कम पे करेंगे। सो दिस इज़ द लाइक आई थिंक सो बेस्ट वे टू कलेक्ट टैक्स एबिलिटी टू पे अ प्रिंसिपल कि जिस पर्सन की जितनी टैक्स पे करने की कैपेसिटी है उससे उतना ही टैक्स लिया जाए। ओके जी, इसमें देखते हैं हम वर्टिकल इक्विटी एंड अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम। सो वर्टिकल इक्विटी के साथ साथ जो अल्टरनेटिव टैक्स सिस्टम है उसमें है अ प्रोपोर्शनल टैक्स विच इज़ one for which high income and low income taxpayer pay the same fraction of the income. So अगर किसी की हाई इनकम है या लो इनकम है टैक्स पेयर को सेम फ्रिक्शन से या सेम अमाउंट जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। लाइक लेट्स सपोज अगर किसी की 50,000 है, 1 लाख है, ये 2 लाख है सैलरी, अगर टैक्स लगाया 5% इन केस लगा है तो सभी को 5% देना पड़ेगा। रादर इट्स अ 50,000, 1 लाख और 2 लाख इनकम। सो यहाँ पे इनकम के अकॉर्डिंगली नहीं लगेगा, सेम अमाउंट से लगेगा। सो दैट इज़ अ प्रोपोर्शनल टैक्स। ओके जी, और रिग्रेसिव टैक्स इज़ वन
for which high income taxpayer a smaller fraction of their income than do low income taxpayer. ओके जी, जो यहाँ पे रिग्रेसिव टैक्स है बेसिकली, उसमें जिनकी हाई इनकम है वो लेस टैक्स पे कर रहे हैं और जिनकी लेस इनकम है वो हाई टैक्स पे कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म है कि एक पर्सन की ऑलरेडी इनकम कम है और उसको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और एक पर्सन की ऑलरेडी सैलरी ज़्यादा है बट वो कम टैक्स पे कर रहा है। दिस इज़ अ रिग्रेसिव टैक्स। अगर हम देखते हैं जी, अ प्रोग्रेसिव टैक्स इज़ वन फॉर विच हाई इनकम टैक्स पेयर पे अ लार्जर फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम देन डू लो इनकम टैक्स पेयर। सो प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जिनकी हाई इनकम होती है वो लार्जर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करते हैं और जिनकी लेस इनकम होती है वो लेस अमाउंट टैक्स पे करते हैं। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं जी हॉरिजेंटल इक्विटी। Horizontal equity is the idea that taxpayer with smaller ability to pay tax should pay the same amount. So ये ऐसा like horizontal equity ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें टैक्स पेयर जिसकी एबिलिटीज़ जो होती हैं टैक्स पे करने की, like with similar abilities to pay tax should pay the same amounts. जो रिलेटेड लाइक अगर किसी के फैमिली पर्सन जो हैं वो सेम है या जो बर्डन बेयर करने वाले पर्सन सेम है या सेम बैकग्राउंड से हैं तो वो सेम अमाउंट में टैक्स पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, टू फैमिलीज विद द सेम नंबर ऑफ द डिपेंडेंट्स एंड द सेम इनकम लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री शुड पे द सेम फेडरल टैक्स। सो इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि टू फैमिलीज़ हैं, उनके सेम जो नंबर ऑफ डिपेंडेंट हैं, और लाइक अगर कोई एक पर्सन है उसकी फैमिली वो उस पर 4 फैमिली मेम्बर लाइक किसी के फादर जॉब करते हैं तो 4 फैमिली मेम्बर उस पर डिपेंड कर रहे हैं, और सेकंड में भी आप देखें कि लेट्स सपोज हम कहते हैं उनके फैमिली मेम्बर जो हैं वो 8 हैं और उनमें से 2 लोग जॉब करते हैं तो उन पर भी 4 जो है वो फैमिली मेम्बर डिपेंडेंट हैं। सो डिपेंडेंट अगर सेम नंबर में है तो आपका बेशक जो है वो एरिया डिफरेंट है या आप डिफरेंट मार्केट में हैं, लेकिन आपको फेडरल टैक्स जो है वो सेम अमाउंट में पे करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये टेबल है, इसको एक स्लाइड पीछे होना चाहिए था। ये जो मैंने अभी प्रोपोर्शनल टैक्स जो है और रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव टैक्स डिस्कस किया, उसमें मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनल टैक्स सेम अमाउंट से है। तो आप यहाँ पे देखें डिफरेंट सैलरीज हैं, 50,000, लाख, $2 लाख, लेकिन जो टैक्स है वो सेम अमाउंट में है। तो इस तरह परसेंटेज उसकी सेम है लेकिन अमाउंट उनकी थोड़ी सी जो है वो ऑफ कोर्स उनकी सैलरी के हिसाब से है तो वो डिफरेंट बन रही है। अगर आप रिग्रेसिव टैक्स देखेंगे तो इसमें आप देखें जी परसेंटेज जो है बेसिकली वो बीइंग अ टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अगर इनकी अमाउंट ऑफ जैसे ही इनकम इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जो परसेंटेज टैक्स की है वो बीइंग अ टाइम डिक्रीज़ हो रही है। और अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्स में देखें तो इसमें जो अमाउंट है वो बीइंग अ टाइम इंक्रीज़ हो रही है, तो इसी तरह जो टैक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है कि ज़्यादा सैलरी के लोगों पे ज़्यादा परसेंटेज से लगेगा। नेक्स्ट हमने केस स्टडी ली, उसमें हम हॉरिजॉन्टल इक्विटी एंड द मैरिज टैक्स की बात कर रहे हैं। ये हॉरिजॉन्टल इक्विटी के लिए केस स्टडी है। सो मैरिज इफेक्ट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कपल इन दैट टैक्स लॉ ट्रीट्स अ मैरिड कपल एज अ सिंगल टैक्स पेयर। तो अगर पहले आप सेपरेट 2 पर्सन थे, दोनों जॉबियन थे और वो टैक्स पेयर थे, लेकिन इनकेस अगर उनकी शादी हो जाती है तो वो एज अ सिंगल टैक्स पेयर ट्रीट किए जाएंगे कि अब वो कपल हैं। So when a couple gets married, they stop paying tax as individual and start paying tax as a family. So अब वो एज अ फैमिली टैक्स पे करेंगे और 1 पर्सन टैक्स पे करेगा, अब वो एज अ इंडिविजुअल टैक्स पे नहीं करेंगे। सो इफ़ ईच हैज़ अ सिमिलर इनकम द टोटल टैक्स लायबिलिटी राइजेज व्हेन दे गेट मैरिड। सो अगर उन दोनों की सैलरी जो है वो ज़्यादा है और दोनों टैक्स पेयर में आ रहे हैं तो जब वो ऑफ कोर्स शादी के बाद क्या सीन होगा कि उनकी जो लायबिलिटी है टैक्स की ऑफ कोर्स वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और लेकिन अब उनको क्या है कि अलग अलग लेट्स सपोज हम कहते हैं कि दोनों की इनकम जो थी वो 50,000 थी और पहले वो दोनों 5% जो है वो करते थे, तो अब वो 5% पे करते थे। तो अगर इंडिविजुअली देखें तो 5% है, लेकिन जब वो कलेक्टिवली देखें तो उनका 10% वो टैक्स जा रहा है। लेकिन अगर दोनों की सैलरी ऐड की जाए 5 + 5 तो हम कहते हैं कि 1 लाख पे 7% टैक्स है। तो अब वो क्या करेंगे, वो 5 अलग पे करके 10% टैक्स पे नहीं करेंगे बल्कि वो कलेक्टिवली 7% टैक्स पे करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जी टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इक्विटी। द डिफिकल्टी इन फॉर्मुलेटिंग टैक्स पॉलिसी इज बैलेंसिंग द ऑफन कॉन्फ्लिक्टिंग गोल ऑफ एफिशिएंसी एंड इक्विटी।
सो सबसे बड़ी जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी है वो जो टैक्स पॉलिसी है जो जिसको हमने बैलेंस करना है, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है, और बेसिकली हमारा जो बेसिक गोल है एफिशिएंसी इक्विटी का वो हमने अचीव करना है। सो द इक्विटी ऑफ अ टैक्स सिस्टम कंसर्न वेदर द टैक्स बर्डन इज डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग द पॉपुलेशन। सो इक्विटी में हम लोग बेसिकली ये माइंड में रखते हैं कि जो टैक्स बर्डन है वो फेयरली बेसिस पे जो पॉपुलेशन में जो है वो डिवाइड हो, ना कि जिसकी लेस इनकम है उसको ज़्यादा पे करना पड़े और जिसकी मोर इनकम है उसको लेस पे करना पड़े। सो ये फेयरली होना चाहिए, जितनी किसी की अमाउंट हो उसी लिहाज से उसे पे करना पड़ेगा। द स्टडी ऑफ द हु बेयर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स इज सेंट्रल टू इवैल्यूएटिंग टैक्स इक्विटी। सो हम इसमें ये टैक्स इक्विटी के लिए ये स्टडी करते हैं कि कौन कितनी क्वान्टिटी में जो है वो टैक्स बेयर कर रहा है। द स्टडी इज़ कॉल्ड टैक्स इंसिडेंस। जो एज अ होल इसको इक्विटी के लिए जो हम स्टडी सारी करते हैं उसको बेसिकली हम टैक्स इंसिडेंस कहते हैं। टैक्स इंसिडेंस एंड टैक्स इक्विटी में हम देखते हैं फ्लाई पेपर थ्योरी ऑफ अ टैक्स इंसिडेंस। अब ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द फ्लाई पेपर थ्योरी द बर्डन ऑफ अ टैक्स लाइक अ फ्लाई ऑन फ्लाई पेपर स्टिक्स बेसिकली वेयर एवर इट फर्स्ट लैंड। सो इस थ्योरी में ये हम कहते हैं कि ये फ्लाई पेपर थ्योरी इस तरह है कि जैसे उड़ता हुआ कागज़, आप जैसे वो कहते हैं ना बचपन में आप पेजेस के वो प्लेन बना के उड़ाते थे, तो आप यही समझें कि ये टैक्स भी कुछ ऐसा ही है। और प्लेन जिसके पास वो जाके वो पहले लैंड करेगा ना आपका पेपर प्लेन, वो टैक्स उसी को ही देना पड़ेगा। सो ये जो फ्लाई पेपर की बेसिकली थ्योरी है ना वो इस किस्म के टैक्स इंसिडेंट है कि जिसके पास वो पहुंच गया पहले टैक्स वो उसको देना पड़ जाएगा। ओके जी, अभी हमारे पास समरी है जो आज का लेक्चर था उसका। उसमें हम देखते हैं द यूएस गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी। द यूएस गवर्नमेंट राइजेज रेवेन्यू यूजिंग वेरियस टैक्सेस। सो गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं या कहाँ से राइज होते हैं। सो गवर्नमेंट जो क्या करती है कि वेरियस टैक्सेस जो है वो इम्पोज करती है और फिर वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है। उसके बाद इनकम टैक्स हैं, पेरोल्स टैक्सेस रेज द मोस्ट रेवेन्यू फॉर द फेडरल गवर्नमेंट। सो इनकम टैक्सेस के थ्रू एंड जो पेरोल जो है ऑफ कोर्स उसके थ्रू जो है वो गवर्नमेंट को काफ़ी टैक्सेस मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो क्या करती है कि अपने अपने वर्कर्स के टैक्स पे करती हैं और उस हवाले से गवर्नमेंट के क्या है कि वो रेवेन्यू में चला जाता है। सो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट की अर्निंग होती है और गवर्नमेंट जो है वहाँ से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करती है। सो सेल टैक्स एंड द प्रॉपर्टी टैक्स रेज द मोस्ट रेवेन्यू फॉर द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। सो सेल टैक्सेस जो होते हैं बेसिकली वो प्रॉपर्टी टैक्स उसके साथ ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है ये भी इंक्रीज़ करने में लोकल गवर्नमेंट का बहुत हद तक जो है इसमें हाथ होता है, क्योंकि अब देखिए सेल टैक्स जो है गवर्नमेंट सेल टैक्स हर चीज़ पे लगता है। अभी खाने पीने की हर चीज़ पे लगता है। आप ब्रेड बटर इवन के मैच बॉक्स की बात करें, आप बेसिक नेसेसिटीज़ पे, आपकी फूड आइटम पे सब पे होता है, आपकी मेडिकेयर पे होता है। लाइक आप अगर मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वो कोई गरीब है कोई अमीर है, वो सब लोगों को क्या है कि वो पे करना पड़ता है। सो हर लेवल का जो लाइक पर्सन है, जो लोग हैं वो उनकी इनकम लेस है, उनकी इनकम ज़्यादा है, सो वो सेल टैक्स हर किसी को देना पड़ता है। सो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ इंक्रीज़ हो जाते हैं इसकी वजह से भी। उसके बाद देखिए द यूएस गवर्नमेंट रेजेज रेवेन्यू यूजिंग वेरियस टैक्स। सो इनकम टैक्स एंड द पेरोल टैक्सेस राइजेज मोस्ट रेवेन्यू ऑन आई थिंक सो ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। सो हम जाते हैं इक्विटी एंड एफिशिएंसी आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द टैक्स सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इक्विटी में हमने डिस्कस किया कि हमें ये देखना है कि किस पे टैक्स बर्डन ज़्यादा है, कौन कितनी क्वांटिटी में टैक्स पे कर रहा है। और एफिशिएंसी में हमने ये देखना है कि जो है डेड वेट लॉस ज़्यादा ना हो और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ज़्यादा ना हो, बट इसके बावजूद जो हमारे टारगेटेड रेवेन्यू हैं वो हमें कलेक्ट करने चाहिए। लाइक हमें इतने बेहतरीन पॉलिसीज़ बनानी चाहिए टैक्सेस की कि हम अपने टारगेटेड रेवेन्यू तो अचीव कर लें, बट उसकी वजह से सोसाइटी पे जो है वो बैड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, कि डेड वेट लॉस इंक्रीज़ नहीं होना चाहिए और टैक्स बर्डन भी नहीं बढ़ना चाहिए। सो द एफिशिएंसी ऑफ अ टैक्स सिस्टम रेफर्स टू द कॉस्ट इट इम्पोजेज ऑन द टैक्स पेयर। सो एफिशिएंसी टैक्स सिस्टम की क्या है कि ये रेफ़र करती है लाइक दैट कॉस्ट विच इट इम्पोजेज ऑन द टैक्स पेयर, जो कि टैक्स पेयर को जो कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ती है।
The equity of a tax system concern whether the tax person is distributed fairly among the population. So equity में हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि जो बेसिकली जो टैक्स बर्डन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लाइक फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड. इक्वली हम ये बात नहीं करेंगे कि इक्विटी में कि जैसे आप कहें कि अगर एक पर्सन पे 5% टैक्स लगा है तो वो सब पे 5% लगना चाहिए कि अगर उनकी सैलरी ज़्यादा है या कम है. ऐसा नहीं. हम फेयरली वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिसकी जितनी इनकम है उसके अर्निंग के हिसाब से उस पर टैक्स होना चाहिए. According to the benefit principle, it is fair for the people to pay tax based on the benefit they received from the government. So अगर हम according to benefit principle देखें तो उसमें जो है people to pay tax based on the benefit, जितने के बेनिफिट जो लोग हैं वो गवर्नमेंट से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उस बेस पे वो टैक्स पे करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है उसमें इट इज़ फेयर फॉर पीपल टू पे टैक्स ऑन देयर कैपेबिलिटी टू हैंडल द फाइनेंशियल बर्डन. सो एबिलिटी टू पे में हम ये देखते हैं कि कौन कितना फाइनेंशियल बर्डन जो है वो हैंडल कर सकता है और कौन कितना टैक्स पे कर सकता है. सो उसके अकॉर्डिंगली टैक्स लगाए जाते हैं. So the distribution of a tax burden is not the same as the distribution of tax bill. So tax burden और जो tax bill की distribution होती है वो same नहीं होती. Much of the debt over tax policy arises because people give different weight to the two goals of the efficiency and equity. So ये रहा आज का लेक्चर और इसमें फर्दर आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी आप काइंडली जो है वो जूम मीटिंग सारे ज्वाइन करें और ये लेक्चर भी सुने और उसके बाद जो भी इश्यूज़ आपके होंगे वो आप मुझसे जो है वो डिस्कस करिएगा और इंशाल्लाह हम आपके जो इश्यूज़ हैं और जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उनको ऑफ कोर्स प्रायोरिटी बेसिस पे जो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. वेल, थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.